Hello everyone, welcome to Study Era. Guys, today I'm going to deal with the topic justice, जो कि बहुत ही एक कॉमन भी कह सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं। तो आज हम जस्टिस और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कैसे कैसे जस्टिस हो सकते हैं, किसकी पॉइंट ऑफ व्यू में कैसे जस्टिस काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहले जस्टिस होता क्या है। देखिए, जस्टिस जो है एक मोरालिटी का कंसेप्ट है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि जस्टिस इज़ अ प्राइमरली अ कंसेप्ट ऑफ मोरालिटी। तो मोरालिटी का मतलब क्या होता है? एक गुड बिहेवियर, है ना, वर्च्यूज़, पोलाइटनेस, ये सब मोरालिटी है ना। मोरालिटी ही के एडजेक्टिव्स हैं ये सब। तो मोरालिटी का मतलब होता है गुड बिहेवियर। सबसे सिंपली आप समझिए, गुड बिहेवियर। तो जस्टिस जो है एक कंसेप्ट है मोरालिटी का, गुड बिहेवियर का, नैतिकता का। ठीक है, एक बहुत एक एथिकल कंसेप्ट है। एथिकल मीन्स नैतिक, तो नैतिक एक भाव है ना, तो वो चीज़ है जस्टिस। अब देखिए, यहाँ पे हम मार्क्सिस्ट व्यू को पढ़ेंगे। मार्क्सिस्ट जो हैं वो, उनका जस्टिस के लिए क्या व्यू है? वो कहते हैं कि जो जस्टिस है उसका जो ओरिजिन है वो इकोनॉमिक एरिया तक है। ठीक है, इकोनॉमिक एरिया से वो जन्म लेता है। वो कहते हैं कि जो पॉजिटिव लॉज हैं स्टेट के, वो कहते हैं कि जो पॉजिटिव लॉज स्टेट के इम्पोज्ड किए जाते हैं उन क्लास या उन अथॉरिटीज़ के थ्रू जो कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं। ठीक है, तो वो उनका साफ से कहना ये है कि जो क्लास, जो रूलिंग क्लास या जो अथॉरिटी है, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रही है, वही पॉजिटिव लॉज को, स्टेट के पॉजिटिव लॉज को बनाती है और उन्हें इम्पोज कराती है। तो वो ये कहते हैं कि अगर जो लॉज हैं, जो जस्टिस है, ठीक है, जो लॉज बनाए जा रहे हैं स्टेट के लिए, सभी के लिए, वो अगर रूलिंग क्लास बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो अपनी ही रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट में लॉज बनाएगा, है ना। तो ये जो एक लॉज का फॉर्मेशन हुआ, ये तो एक क्लास लेवल पे हो गया ना। मतलब जो क्लास बना रही है वो अपनी इंटरेस्ट के बारे में ज़्यादा सोचेगी। तो जब रूलिंग क्लास जो है, वो जो एक अपर लेयर जो है, जो अथॉरिटी है, अगर वो लॉज बनाएगी तो जो निचले वर्ग के लोग हैं, जो वर्किंग क्लास है, उनका क्या होगा? उनके राइट्स का क्या? तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि वो लॉज जो रूलिंग क्लास के थ्रू बनाए जाएंगे वो रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट के लिए ही बनाए जाएंगे, वो वर्किंग क्लास को देखकर नहीं बनाएंगे। इसीलिए वो कहते हैं कि जब जो लॉज हैं, ठीक है, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो ये कंसेप्ट है, या प्राइवेट प्रॉपर्टी जो होती हैं, वो जब अबॉलिश होंगी और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका कंट्रोल वर्किंग क्लास के पास आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि फिर वर्किंग क्लास के पास वो कंट्रोल आएगा, तो वर्किंग क्लास जो है वो लॉज बनाने के लिए ज़्यादा फेवरेबल होगी, वर्किंग क्लास लॉ बनाएगी। तो जब वर्किंग क्लास लॉ बनाएगी तो इट्स डेफिनेट कि वो वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करेगी, और वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट में अगर रहता है तो ऑब्वियस सी बात है बड़े लोगों के इंटरेस्ट में रहेगा ही। उनका क्या घाटा हो सकता है? घाटा तो हमेशा छोटे लोगों का होता है ना। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो जब वर्किंग क्लास कंट्रोल करेगी, और जो प्राइवेट प्रॉपर्टी नाम की एक चीज़ है वो जब अबॉलिश हो जाएगी, तब जो लॉज वर्किंग क्लास के थ्रू बनाए जाएंगे दे विल रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ वर्किंग क्लास। इसलिए वो कहते हैं कि जो जस्टिस है, जो जस्टिस का एक कंसेप्ट है, जो जस्टिस के कंटेंट्स हैं, वो इस बात पे, इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन कंट्रोल कर रहा है क्या? मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसके कंट्रोल में होगा उसका इन्फ्लुएंस लॉ मेकिंग में ज़्यादा होगा। और वो अब क्योंकि अगर वर्किंग क्लास बना रहे हैं लॉज, क्योंकि अगर वर्किंग क्लास जो है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल करेगा तो वो अपनी वर्किंग क्लास के इंटरेस्ट में लॉज बनाएगा। और अगर जो हाई लेवल, जो अपर लेवल के जो लोग हैं, अगर रूलिंग क्लास बना रही है लॉज, तो ऑब्वियसली बात है वो रूलिंग क्लास के इंटरेस्ट को रिफ्लेक्ट करेगी। तो इसीलिए वो कहते हैं कि द कंटेंट ऑफ जस्टिस डिपेंड्स अपॉन दिस थिंग दैट हु कंट्रोल्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वो कहते हैं कि जो जस्टिस का कंटेंट है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि कौन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।
सो लेट्स मूव टू द लीगल जस्टिस। अब हम लीगल जस्टिस क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। लीगल जस्टिस का जो कंसेप्ट है वो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड है, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जस्टिस को अप्लाई करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम लीगल जस्टिस कर रहे हैं, ठीक है। लीगल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, ये मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जस्टिस हैं। और इस जो लीगल जस्टिस है, जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जस्टिस है लीगल जस्टिस, उसका कहना है कि ऑल द लॉज शुड बी जस्ट एंड देयर शुड बी इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ जस्टिस। जिसका मतलब है कि जो लॉज हैं वो बिल्कुल जस्ट होने चाहिए, मतलब ऐसे होने चाहिए कि बिल्कुल वेरीफाइड हों, किसी के लिए भी गलत ना हो, किसी के लिए ज़्यादा अच्छे और किसी के लिए कम अच्छे ना हों, इक्वल हों, जिसके सामने सब इक्वल हों, ठीक है। तो ऐसा लॉ होना चाहिए, मीन्स शुड बी जस्ट, और इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ जस्टिस होना चाहिए, जिसका डायरेक्टली मतलब है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। और वो ये भी कहते हैं कि लॉ सिर्फ रीज़नेबल ही नहीं लेकिन इक्वल भी होने चाहिए सभी के लिए, सभी के लिए रीज़नेबल और सभी के लिए बराबर होने चाहिए इक्वल लॉज। इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो होती हैं उनके लिए ये चीज़ आसान होती है कि वो किसी भी लॉ की रैशनैलिटी और लीगैलिटी को जज कर सकें। इंडिपेंडेंट जुडिशरी के पास ये पावर होती है टू जज द रैशनैलिटी एंड लीगैलिटी ऑफ द लॉ। वो लॉ के रैशनल होने का और लीगल होने का प्रूफ रखती हैं। वो ये चीज़ जज कर सकती हैं कि जो लॉ बना है क्या वो रैशनल है, क्या वो लीगल है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट लीगल जस्टिस, मतलब मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज़ लीगल जस्टिस, जो सबके लिए इक्वल है और जिसके सामने भी सब इक्वल हैं। लेट्स मूव टू पॉलिटिकल जस्टिस। सो सी, पॉलिटिकल जस्टिस क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है फुली डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, पूरी डेमोक्रेटिक बेसिस पे, जिसका बेस पूरा डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल हो, ठीक है, वो जस्टिस कॉल्ड पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है, जिसके अंडर रूल ऑफ लॉ चले। और इसीलिए वो कहते हैं कि जो लेजिस्लेटर्स हैं यानी जो लॉ मेकर्स हैं वो किसके थ्रू इलेक्ट होने चाहिए? एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू इलेक्ट होने चाहिए, ठीक है। और जो एग्जीक्यूटिव होती है हमारी, यानी कि जो एग्जीक्यूटर्स होते हैं हमारे, एग्जीक्यूटिव लॉ को इन्फोर्स करने वाली, वो लेजिस्लेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। और जो जुडिशरी है इट शुड बी इंडिपेंडेंट, ताकि रूल ऑफ लॉ स्टैब्लिश हो सके कंट्री में। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ थॉट होनी चाहिए, एक्सप्रेशन, स्पीच एंड फ्रीडम फॉर प्रेस, ये सब गारंटीड होना चाहिए, तभी पॉलिटिकल जस्टिस स्टैब्लिश हो पाएगा। और एसोसिएशन बनाने का जो एक फ्रीडम है वो ज़रूर होना चाहिए, दिस मस्ट एग्जिस्ट। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब ये भी है कि सबको राइट टू वोट हो, मीन्स सबको वोट करने का राइट हो, सभी को बराबरी से, और सबको गवर्नमेंट सर्विस में अपना शेयर, अपना इक्वल शेयर देने की पूरी आज़ादी हो। तो ये चीज़ भी आती है पॉलिटिकल जस्टिस में। वो ये कहना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो भले ही रिप्रेजेंटेटिव, जो लोग रिप्रेजेंटेटिव चुने अपना, उनके थ्रू एक्सरसाइज की जाए, लेकिन जो अल्टीमेट सर्वनिटी है, जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ सर्वनिटी है, वो लोग ही होंगे, वहाँ के उस कंट्री के रहने वाले लोग ही अल्टीमेट सोर्स ऑफ सर्वनिटी होंगे उस कंट्री के लिए। तो वो ये जो पूरा पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब एक आप ये निकाल सकते हैं शॉर्ट में कि पॉलिटिकल जस्टिस को अटेन करने के लिए पॉलिटिकल इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है, यानी पॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिटिकल ग्राउंड पे सबकी इक्वलिटी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो लेजिस्लेटर्स को चूज़ करना हो, चाहे वो लॉ इन्फोर्स करना हो, चाहे वो लेजिस्लेटर्स को किसी भी तरह उनकी वर्क में हेल्प करना हो, गवर्नमेंट सर्विस में अपना शेयर देना हो, तो वो उस पॉलिटिकल ग्राउंड पे सबको इक्वलिटी होनी चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिकल जस्टिस। अब हम बात करेंगे सोशल जस्टिस की। देखिए, सोशल का मतलब ये होता है सोशली, सोसाइटी, है ना। तो सभी को सोशल अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली मिलनी चाहिए। सोशल अपॉर्चुनिटीज़ लोगों को क्यों मिलनी चाहिए? ताकि सभी अपनी पर्सनालिटीज़ को डेवलप कर सकें, ठीक है। जब तक सोशल अपॉर्चुनिटीज़ इक्वली डिफ्रेंशिएट नहीं होंगी लोगों में, दे विल नॉट बी एबल
to develop their personalities. So social opportunities must be available to all the people to develop their personalities. किसी भी इंसान को, किसी भी एक सिंगल पर्सन को उसके सोशल कंडीशंस के लिए, उसके सोशल कंडीशंस से डिप्राइव नहीं किया जा सकता जो उसकी डेवलपमेंट के लिए इसेंशियल हो, जो उसकी डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। उन सोशल कंडीशंस से डिप्राइव नहीं रखा जा सकता किसी भी सिंगल पर्सन को। और यहाँ ये भी कहते हैं कि सोशल जस्टिस जो है वो उसी सोसाइटी में पाया जा सकता है जहाँ पे मैन बाय मैन का एक्सप्लोटेशन एग्जिस्ट ना करता हो, यानी एक इंसान दूसरे इंसान का हरण ना कर रहा हो, वहाँ पे सोशल जस्टिस जो है एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए, सोशल और पॉलिटिकल जस्टिस जो होते हैं वो एक तरह से कनेक्ट हैं, क्योंकि जो सोसाइटी, अगर हम सोसाइटी की बात कर रहे हैं या एक एरिया की, एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हैं, तो जो सोसाइटी या वो एरिया अगर पॉलिटिकली अनजस्ट है, पॉलिटिकली वहाँ पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल राइट्स लोगों को नहीं मिल रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सोसाइटी कभी भी सोशली जस्ट नहीं हो सकती, वहाँ पे इक्वलिटी नहीं हो सकती ऑन द सोशल लेवल। ठीक है, जहाँ पॉलिटिकल राइट्स नहीं है वहाँ लोग इक्वल ही नहीं है, तो सोशली जस्ट कैसे हुई वो सोसाइटी? दे आर अल्टीमेटली कनेक्टेड। सोशल जस्टिस ये कहता है कि हर एक इंसान को प्लानिंग करने के हर एक मटेरियल या उसको अपनी पर्सनालिटी डेवलप करने का हर एक मॉरल बेनिफिट्स उसे मिलना चाहिए, बिना ये देखे कि वो पर्सन प्रिविलेज्ड है या किसी अदर बैकवर्ड बैकग्राउंड से है। ये चीज़ इस बेसिस पे नहीं होना चाहिए, बल्कि सबको इक्वली जो है प्रिविलेज मिलना चाहिए। ठीक है, ताकि उस सोसाइटी में इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी स्टैब्लिश हो सके। क्योंकि किसी सोसाइटी में जब सोशली जस्टिस स्टैब्लिश होगा, जब पॉलिटिकल जस्टिस वहाँ पे रहेगा, तभी कोई एक सोसाइटी सोशली जस्ट हो सकती है। वहाँ पे लोग आराम से अपने राइट्स के साथ रह सकते हैं और अपनी पर्सनालिटीज़ को डेवलप भी कर सकते हैं। नाउ कम टू इकोनॉमिक जस्टिस। अब देखिए, यहाँ पे इकोनॉमिक सिस्टम को लेकर लिबरल्स की और मार्क्सिस्ट की जो थ्योरी है, जो कंसेप्ट है, वो पूरी तरह से अलग अलग हैं। एक पहलू को बिल्कुल फॉलो करता है और एक उसकी जस्ट अगेंस्ट है। लिबरल्स की बात करें तो जो लिबरल्स हैं वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक जस्टिस है वो उस सोसाइटी में अटेन किया जा सकता है जहाँ पे स्टेट वेलफेयर सर्विस प्रोवाइड करें, ठीक है, लोगों को, और जहाँ पे एक अच्छा प्रोग्रेसिव सिस्टम हो टैक्सेशन का, वहाँ पे इकोनॉमिक जस्टिस उस सोसाइटी में अटेन किया जा सकता है, वहाँ पे पाया जा सकता है। जैसे कि उन्होंने 17th-18th सेंचुरी में कुछ पॉलिसीज़ के थ्रू इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत से लोगों ने, बहुत बड़ी जो एक मास थी, जो बहुत बड़े लेवल पे मासेस ने अप्रूव नहीं दिया था, ये दे डिडंट अप्रूव दोज पॉलिसीज़ जो उन्होंने 17 to 18 सेंचुरी के बीच में जो प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन लगाकर जो इकोनॉमिक जस्टिस को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो ये चीज़ें मार्क्स के थ्रू गलत है। मार्क्स कहते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस वहीं पे अटेन किया जा सकता है जब इस सोसाइटी में प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ अबॉलिश कर दी जाएं और कैपिटलिस्ट सिस्टम को अबॉलिश कर दिया जाए। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी जब इस्टेब्लिश नहीं होगी, अबॉलिश हो जाएगी, और जो कैपिटलिस्ट हैं वहाँ के, उनके हाथ से पावर निकाल के, यानी उनके पास जो पावर है लोगों पे रूल करने का, लॉज बनाने का, वो वहाँ से हटा ली जाए। कैपिटलिस्ट सोसाइटी जो है, कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है उसको डिसॉल्व कर दिया जाए, उसको अबॉलिश कर दिया जाए, तो शायद इकोनॉमिक जस्टिस इस्टेब्लिश हो सकता है। वो कहते हैं कि जब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी है या जब तक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी है, कैपिटलिस्टिक सिस्टम है, तब तक कोई इकोनॉमिक जस्टिस वहाँ पे प्रिवेल नहीं कर सकता या वहाँ इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो एक क्लासलेस सोसाइटी में इस्टेब्लिश हो सकता है। वो कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह की सोसाइटी की ज़रूरत नहीं है। वो बिल्कुल फेवर करते हैं किसे? क्लासलेस सोसाइटी की, जहाँ किसी की कोई क्लास नहीं है, सिर्फ एक क्लास है कि वो एक ह्यूमन है। ठीक है, तो जो इकोनॉमिक जस्टिस है मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो कहते हैं कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट है इसे अबॉलिश कर दो, कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है इसे अबॉलिश कर दो, और इन दोनों की जगह पे क्लासलेस सोसाइटी को इस्टेब्लिश करो, तब जाके एक इकोनॉमिक जस्टिस वाली सोसाइटी इस्टेब्लिश हो पाएगी।
और वो ये भी कहते हैं, क्योंकि वो एक कम्युनिस्ट हैं और वो कम्युनिस्ट को सपोर्ट करते हैं, तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक जस्टिस है, वो सिर्फ कम्युनिस्ट सोसाइटी में ही अटेन किया जा सकता है, नेवर इन अ कैपिटलिस्ट सोसाइटी। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में तो कभी भी इकोनॉमिक जस्टिस इस्टेब्लिश या अटेन नहीं किया जा सकता, नेवर एवर। चलिए अब हम लास्ट में एक रिलेशन की बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही हम साथ में नाम हमेशा लेते हैं, लिबर्टी इक्वलिटी फ्रेटर्निटी या लिबर्टी इक्वलिटी जस्टिस। ठीक है, यहाँ हम लिबर्टी इक्वलिटी और जस्टिस के रिलेशन के बीच की बात करेंगे। देखिए, तो इससे पहले कि हम लिबर्टी इक्वलिटी और जस्टिस के बीच के रिलेशन को डिफाइन करें या पढ़ें, ज़रूरी है कि हम इक्वलिटी का मतलब समझ लें। एक्चुअली व्हाट इज़ इक्वलिटी? इक्वलिटी क्या है? बराबरी। देखिए, इक्वलिटी का हिंदी में मतलब क्या है? बराबरी। तो बराबरी हर इंसान अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकता है। कुछ डिफाइन करते हैं कि इक्वलिटी जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ही इक्वलिटी है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोगों का कहना है कि जो लॉज के बिफोर, यानी लॉज के सामने जो इक्वल है वो दैट इज़ इक्वलिटी। ठीक है, मतलब वोटिंग राइट्स जिसके पास है इक्वली, तो वहाँ इक्वलिटी प्रिवेल कर रही है। तो ये सारे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग टाइप्स ऑफ जस्टिस हैं, और जो इक्वलिटी है उसका मतलब अलग अलग लोगों की नज़रों में अलग अलग है। बट हम यहाँ पे बस इतना ही कहना चाहेंगे, हम यहाँ पे बस इतना समझेंगे कि अगर एक सोसाइटी हैव्स और हैव्स नॉट, मीन्स जिनके पास है और जिनके पास नहीं है, जो अमीर हैं जो गरीब हैं, जो एक्सप्लॉयटर्स हैं और एक्सप्लॉयटेड्स हैं, मीन्स जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं एक्सप्लॉयटर्स, और द एक्सप्लॉयटेड मीन्स जो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये चीज़ सोसाइटी इन चीज़ों से बनी हुई है तो वहाँ पे इक्वलिटी नहीं हो सकती। जब एक सोसाइटी दो वर्गों में डिवाइड हो जाती है ना, कि एक एक्सप्लॉयटर्स हैं, एक्सप्लॉयटेड हैं, है ना, एक रूलिंग क्लास है, एक वर्किंग क्लास है। देखिए, हमेशा एक सोसाइटी रूलिंग क्लास और वर्किंग क्लास के में डिवाइड होती है। ठीक है, ऐसा होता है कि जो वर्किंग क्लास है वो ज़्यादा डिप्राइव्ड नहीं है, लेकिन वर्किंग क्लास अलग है, रूलिंग क्लास अलग है। ठीक है, हमारी सोसाइटी में भी ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत अमीर हैं, कुछ लोग बहुत गरीब हैं, कुछ मिडिल क्लास हैं। इसीलिए तो सोसाइटी को तीन उसमें बांटा गया है ना, कि रूलिंग क्लास, मिडिल क्लास और रिच क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, है ना। तो ये चीज़ है, तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि जो इक्वलिटी है, अगर एक सोसाइटी एक्सप्लॉयटर्स या एक्सप्लॉयटेड्स में या हैव्स और हैव नॉट्स में डिवाइडेड है तो वहाँ इक्वलिटी नहीं हो सकती। हम बस यहाँ इतना समझना चाहेंगे कि हमें बस इतना समझना है कि एक सोसाइटी में इक्वलिटी तब होगी जब एक सोसाइटी पूरी तरह से इक्वल होगी। वहाँ का हर एक इंसान, अगर एक सोसाइटी में 100 लोग हैं तो हर एक इंसान 99 के इक्वल है, तभी उस सोसाइटी में इक्वलिटी प्रिवेल कर रही है। इसलिए इक्वलिटी को अटेन करने के लिए हमें सोसाइटी के कैपिटलिस्ट सिस्टम और प्राइवेट प्रॉपर्टी की ओनरशिप को अबॉलिश करना होगा, तभी जाके जो इक्वलिटी है वो अटेन की जा सकती है। और या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वहाँ कोई प्रिविलेज्ड क्लास ना हो, यानी सारे ही इक्वल हों। सारे प्रिविलेज ज़रूरी है, बट ये नहीं होना चाहिए कि आधों को प्रिविलेज दिया जा रहा है और आधों को दे आर डिप्राइव्ड ऑफ दैट। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, जस्टिस क्या कहता है। जस्टिस की मांग ये है, जस्टिस का कहना ये है कि जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, विदाउट प्रॉपर्टी, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, उन्हें लॉ के थ्रू एक स्पेशल प्रोटेक्शन देना चाहिए उन लोगों के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो कि पैसे वाले हैं, मनीड पीपल। तो जो बहुत अमीर लोग हैं उन लोगों के एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट उन लोगों को जो कि विदाउट प्रॉपर्टी हैं, अनप्रिविलेज्ड हैं, उनको लॉ के थ्रू एक स्पेशल प्रोटेक्शन देनी चाहिए ताकि वो खुद को बचा सकें अमीर लोगों के एक्सप्लॉयटेशन से। लॉज को इस तरह से बनाना चाहिए ताकि वो वीकर सेक्शन की इंटरेस्ट को उनकी रक्षा कर सके। जैसे कि टेंट्स जो होते हैं लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, ठीक है, टेंट्स अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, कंज्यूमर्स अगेंस्ट प्रोड्यूसर्स एंड द वर्कर्स अगेंस्ट एम्प्लॉयर्स। तो जो अमीर और गरीब का जो एक बीच की जो दीवार है उसको हटा देना, उसको बराबर कर देना इज़ इक्वलिटी। और अगर एक दीवार है तो उस दीवार को बचा कर रखना, यानी जो एक्सप्लॉयटर्स हैं, जो एक डिप्राइव्ड क्लास है, उसको जस्टिस के थ्रू, उसको लॉज के थ्रू हिम्मत
देना और उसकी रक्षा करना अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनीड पीपल, जो पैसे वाले लोग हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। तो जो लिबर्टी है वो जस्टिस की पहली कंडीशन है, आप कह सकते हो, ठीक है। अगर लिबर्टी नहीं होगी तो जस्टिस की तो कोई उसका कोई सवाल ही नहीं है वहाँ तक जाने का। तो इसीलिए जैसे एग्जाम्पल में अगर ये कहें कि जैसे ग्रेट ब्रिटेन है या फ्रांस है, जो कि बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जिन्होंने जो अदर इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ हैं जिन्होंने इंस्लेव कर रखा था बहुत सी कंट्रीज़ को 18-19 सेंचुरीज़ में, तो जो लोग एंस्लेव्ड थे उन्होंने स्ट्रगल किया उसके अगेंस्ट, है ना, अपनी फ्रीडम के लिए वो लड़े इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ से। तो उनका जो ये रिवॉल्ट था इम्पीरियलिस्ट कंट्रीज़ के अगेंस्ट वो जस्ट कहा गया, गलत नहीं कहा गया। वो वहाँ मारे गए, खुद मरे, उनको मारा, बहुत खून खराबा हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी आज़ादी पाई, उन्होंने फ्रीडम पाया, उन्होंने अपनी लिबर्टी पाई। तो इसीलिए वो चीज़ जस्ट है। सो लिबर्टी इज़ ऑफ द हाईएस्ट वैल्यू, यू कैन से, है ना, हाईएस्ट वैल्यू जो है वो लिबर्टी की है। लेकिन ये एक प्री कंडीशन है किसी भी जस्ट सोशल ऑर्डर की। लिबर्टी ज़रूरी है लेकिन जस्ट होनी चाहिए। और जस्ट देखिए, आपको हर चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए लेकिन जस्ट करने की, है ना। कहते हैं कि हर चीज़ की आज़ादी, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम कुछ भी करोगे। अब जैसे हमारी फैमिली में, हमारे घर में हमें कुछ भी करने के लिए मनाही नहीं होती, लेकिन हम, इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम आग लगा दें घर में, है ना। तो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। आपको आज़ादी है सब कुछ करने के लिए, लेकिन एक लॉ के अंडर, एक लिमिट में रहकर, ठीक है। सो हियर द लिबर्टी इज़ टू बी फर्दर क्वालिफाइड बाय इक्वलिटी, है ना, समझ रहे हो ना। एंड इक्वलिटी इज़ टू बी क्वालिफाइड बाय फ्रेटर्निटी। तो अगर लिबर्टी नहीं है, आज़ादी नहीं है, ठीक है, फ्रीडम नहीं है, तो वहाँ से इक्वलिटी नहीं आ सकती। जब तक इक्वलिटी नहीं है तब तक आपको किसी चीज़ की फ्रीडम नहीं है, और वहाँ से फ्रेटर्निटी की तो कोई बात होती ही नहीं, तब तो आप कोई आज़ाद हो ही नहीं, तब तो आप बिल्कुल इंस्लेव्ड हो जो भी आपको रूल कर रहा है। सो देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन लिबर्टी, इक्वलिटी एंड जस्टिस। लिबर्टी नहीं है तो इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी भी नहीं है, या एक फ्रेटर्निटी नहीं है तो इक्वलिटी जस्टिस होके भी आप इंस्लेव्ड हो, और इक्वलिटी नहीं है तब तो आगे की बात ही नहीं है, ठीक है। तो तीनों ही चीज़, लिबर्टी, इक्वलिटी और जस्टिस, ये तीनों ही चीज़ एक सोसाइटी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एक सोशल सोसाइटी को जस्ट बनाने के लिए लिबर्टी होना बहुत ज़रूरी है, इक्वलिटी होना बहुत ज़रूरी है, और जस्टिस के बिना वो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्योंकि जस्टिस किसी भाई देखो, सबकी अपनी अपनी लिबर्टी है, सबकी अपनी अपनी इक्वलिटी है, मतलब सब इक्वल हैं, सबके पास इक्वल राइट्स हैं, सबको आज़ादी है हर चीज़ करने की। अब किसी ने कुछ कर दिया, अब आज़ादी है तो इसका मतलब ये तो ना एक बंदा दूसरे को मार देगा। अब अगर उसने उसको मार दिया, अगर जस्टिस नहीं है सपोज यहाँ पे, तो उसने उसको मार दिया, तो यहाँ पे जिसका इंसान ख़त्म हुआ है वो तो कहेगा ना कि इन्होंने क्यों मारा, ये गलत था। तो वहाँ पे उस मैटर को सॉल्व करने के लिए हु शुड बी देयर, जस्टिस शुड बी देयर, है ना, अ जज शुड बी देयर, अ पर्सन शुड बी देयर हु कैन डिसमिस द कन्फ्लिक्ट। सो जस्टिस शुड प्रिवेल। सो यही था हमारा आज का लेक्चर, जस्टिस। आई होप आपको ये समझ में आया हो, एंड थैंक यू वेरी मच